चलो तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या था कि हम लोग लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सेप्ट किए थे कि भाई लाइट एक पार्टिकल है। फिर हमने उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको देखा हमने, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग लाइट का वेव नेचर लेने वाले हैं। अब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसा प्लैंक ने बताया था, है ना। ऐसा तुम लोग क्लास 11th में पढ़े होगे केमिस्ट्री में, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा तो कुछ उम्मीद नहीं है मेरे को। बट लाइट के नेचर के बारे में ना समय समय पे अलग अलग कहानियाँ चलती आई हैं, मतलब अलग अलग लोगों ने थ्योरीज दी। जैसे सबसे पहली थ्योरी आई थी न्यूटन ने दी थी सबसे पहली थ्योरी, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें न्यूटन ने बोला था कि लाइट जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको अपन कॉर्पसल्स बोलते हैं, उससे बना हुआ है। और कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे सन हो गया या ये ट्यूबलाइट हो गया या कोई भी चीज़, वो इन छोटे छोटे कॉर्पसल्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टीनी पार्टिकल्स हैं, इनको तुम्हारी तरफ फेंक रहा है बहुत तेज़ी स्पीड से और कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहली थ्योरी थी। बट ये बाद में हुआ कि भाई कुछ फिनोमिना ऐसे मिल रहे थे जो इस थ्योरी से समझ नहीं आए लोगों को। तो फिर 1678 में डच साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन हाइगन्स, हम लोग हाइगन्स बोलते हैं बट एक्चुअली ये डच वर्ड है हुइक्सन्स, कुछ अजीब टाइप का जो मैं प्रोनाउंस खुद नहीं कर पाता, तो तुम लोगों से भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने थ्योरी दी कि भाई लाइट जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। जैसे साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ना, और वो उस तरीके से ट्रैवल करता है। अब लाइट भी उसी बिहेवियर के साथ ट्रैवल करती है, ठीक। हाँ, बस डिफरेंस ये था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए बट लाइट को मीडियम नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इस कमरे में हम वैक्यूम क्रिएट कर दें, ठीक है, तो मैं बोलूँगा और एक लाइट से टॉर्च मारूंगा, तो तुम लोग क्या दिखाएगा, लाइट दिखेगा, मतलब टॉर्च का लाइट दिखेगा कि मेरी आवाज़ सुनाई देगी? टॉर्च की लाइट बस दिखेगी, आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल बट साउंड डज, ठीक है। इसके अलावा हाइगन ने ना एक हाइपोथेटिकल थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि एक ल्यूमिनोफेरस ईथर भरा हुआ है हर जगह पे, ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम है। जैसे सन से अर्थ के बीच में हम अब जानते हैं वैक्यूम है, बट 1678 में जब हाइगन ने बोला तो उसने बोला कि यहाँ पे ल्यूमिनोफेरस ईथर भरा हुआ है। अब ये बाद में पता चला कि ये थ्योरी फॉल्स है, क्योंकि लाइट को मीडियम चाहिए ही नहीं, बट उस टाइम के लिए उन्होंने यही थ्योरी एक्सेप्ट की थी। और इसको फॉल्स प्रूव करने वाले थे दो साइंटिस्ट, एक थे फ्रेशनल और दूसरे थे यंग। तो इन दोनों ने काफ़ी काम किया था इंटरफेरेंस पे, जो इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें पे काम करने का मेन इन्हीं दो साइंटिस्ट के था, ठीक है। उसके बाद तीसरी थ्योरी जो आई, जो सबसे ज़्यादा तुम लोग अच्छे से रिलेट कर पाओगे, वो है 1873 में मैक्सवेल के द्वारा। तो मैक्सवेल ने बोला कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हुए उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो इसलिए इसको अपन ट्रांसवर्स नेचर यहाँ से इसका प्रूफ हुआ था वेव का, ठीक है। इसके बाद चौथी थ्योरी आई 1905 में। तो न्यूटन ने शुरुआत की थी, आइंस्टाइन ने कहानी को ख़त्म किया। तो यहाँ पे मैक्स प्लैंक थे, जिन्होंने बताया कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स, जिनको फोटॉन बोलते हैं। तो ये एक तरीके से न्यूटन की थ्योरी का मैचअप ही हो रहा है, क्योंकि न्यूटन ने बोला था कॉर्पसल्स, इन्होंने नाम दूसरा दे दिया फोटॉन, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इन्होंने नई चीज़ ये ऐड की कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बाद इन्होंने फिक्स कर दिया कि जो लाइट पैकेट्स हैं उनकी एनर्जी फिक्स्ड है, E=h मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो फिर आइंस्टाइन ने इसको यूज़ किया और उन्होंने अपना जो फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो डुअल नेचर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उसको फिर प्रूव किया इसकी मदद से, कि जब कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है और लाइट अगर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होगी तो वो वहाँ पे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को उस सरफेस से निकाल देगी। क्या ये बात समझ में आई? तो ये सारी थी कहानियाँ। अब देखो, कुछ फिनोमिना ऐसे थे जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इन सब के लिए अपने को वेव की तरह बिहेवियर देखना पड़ता है, ठीक। और दूसरे कुछ फिनोमिना है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनके लिए अपने को चाहिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो इन दोनों को कंबाइन करने का काम किया था डी ब्रॉगली ने, लुई डी ब्रॉगली। इन्होंने बताया था कि हर चीज़ का डुअल नेचर है, चाहे वो मैटर हो चाहे वो पार्टिकल हो, कुछ भी हो, वेव हो चाहे पार्टिकल हो,
सबका नेचर डुअल है। फिर उन्होंने किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के लिए भी वेवलेंथ की बात की थी, जिसको अपन डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। याद है, थोड़ा बहुत याद होगा, क्लास 11th में पढ़े होगे। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन कि क्या था, क्या क्या अलग अलग थ्योरीज आई, उनको हमने कैसे कैसे समझा, किसने कब क्या किया। अब मेन बात जो शुरू होगी वो शुरू होगी वेव फ्रंट से। तो वेव फ्रंट एक तरीके से एक वेव का फेस है, मतलब जैसे चेहरा होता है ना, फ्रंट, तुम्हारा फ्रंट क्या है, सामने का पोर्शन, वैसे ही वेव का सामने का पोर्शन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो तुमने कभी तालाब में पत्थर मारा है, तो पत्थर मारते हो तो ऐसा देखिए वेव टाइप का कुछ निकलता है, लेकिन वो सर्कुलर निकलता है ना। अब वो सर्कल की एक खासियत तुमने नोटिस की होगी कि यहाँ मान लो मैंने पत्थर मारा तो ये जो वेव निकली, फिर यहाँ एक दिखेगी, फिर यहाँ एक दिखेगी। तो सबसे मज़ेदार चीज़ ये होती है कि ये जितने भी ये सर्कल पे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे या तो टॉप हाइट पे होते हैं या एकदम बॉटम पे होते हैं। मतलब या तो मैक्सिमम अप होते हैं या तो मैक्सिमम डाउन होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मैक्सिमम अप होंगे पार्टिकल्स, इन सब को हम लोग बोल सकते हैं ये सारे सेम फेज में हैं, सेम फेज में हैं। अब तुम लोगों को अगर ऑसिलेशन का थोड़ा बहुत आइडिया होगा पिछली क्लास से, तो तुम लोग सेम फेज को समझ सकते हो कि पार्टिकल जब एक ही टाइम पे एक ही पोजीशन पे हों तो उनको अपन सेम फेज में बोलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेस्ट बनेगा और ट्रफ बनेगा, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे और हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वेव फ्रंट होता क्या है। तो वेव फ्रंट है कुछ नहीं है, ये सारे पॉइंट्स हैं और ये सारे क्या कर रहे हैं, सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे वो सब के सब एक ही पोजीशन पे हैं, अपने ऑसिलेशन मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर और नीचे जा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं देखूं तो ये सर्कल पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, हो सकता है इस पे हों, बट एक ही पे हैं ये सारे पार्टिकल्स। तो इन सब पार्टिकल्स को जब मैं एक साथ देखूं तो इसको मैथ्स में एक टर्म होता है लोकस, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो ये जो पार्टिकल्स होंगे जो सेम फेज में होंगे, इनका जो लोकस होगा ये अपने को बताता है वेव फ्रंट। तो सबसे पहली चीज़ कॉपी में लिख लो वेव फ्रंट और इसमें लिखो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। क्या लिखोगे, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, ठीक है। तो इसको अगर दूसरे टर्म्स में लिखना चाहोगे तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन जो तुमको बुक में मिल जाएगा वो ये है कि वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एट एनी इंस्टेंट। तो डेफिनेशन ये भी है, जो अभी बोले वो भी है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो अब ऐसा है कि क्या हम लोग मतलब वेव फ्रंट जो है वो ट्रैवल करता है, तो जिस स्पीड से वेव फ्रंट अपना ट्रैवल करेगा उसको हम लोग बोलते हैं फेज स्पीड। तो एक और टर्म लिख लो फेज स्पीड। फेज स्पीड क्या है, द स्पीड विथ विच वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द सोर्स। द स्पीड विथ विच वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड फेज स्पीड। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम अगर ये लाइट देख रहे हो तो लाइट जो है वो उस सोर्स से, बल्ब के सोर्स, बल्ब जो है यहाँ पे सोर्स का काम कर रहा है, उससे दूर ही जा रही होगी, उससे आउटवर्ड्स ही मूव करेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज स्पीड, जिस स्पीड से वेव फ्रंट मूव कर रहा होगा। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, द स्पीड विथ विच द वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड फेज स्पीड, ठीक है। अब क्या हम लोगों को किस टाइप के वेव फ्रंट दिखते हैं, कितने टाइप के वेव फ्रंट दिखते हैं, इसकी बात करते हैं। तो हम लोगों को कई टाइप के वेव फ्रंट दिखते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक वेव फ्रंट जो है वो है अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो अगर एक पॉइंट एज्यूम करो यहाँ पे, और इस पॉइंट के अगर देखोगे यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, तो इसके आसपास एक कुछ डिस्टेंस दूर पे हमको एक स्फीयर मिलेगा ऐसा 3D में, और उस स्फीयर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे एक फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो वो क्या बनाएगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। जो हम लोग ऐसे अगर 2D में देखें तो ये सर्कल दिखेगा, बट ये है कैसा, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक, तो ये अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। इसके बाद अगर तुम देखोगे कि हमारे पास एक लाइट सोर्स ऐसा है जो लीनियर है, ठीक है। तो अगर ये लाइट सोर्स है तो इससे कैसे निकलेगा वेव फ्रंट, खुद इमेजिन करो।
ये सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्वियसली सिलेंडर टाइप का ही निकालेगा ना, तो हम लोगों को इसके चारों तरफ जो वेव फ्रंट देखने को मिलेगा वो हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि एक और टाइप हमको कैसा मिल सकता है, तो सोचो कि इससे मैं जितना दूर जाता जाऊंगा ये सर्कल ऐसे बड़ा होता जाएगा, और ऐसे मैं बहुत ज़्यादा दूर अगर चले जाऊंगा और उसका एक छोटा सा पोर्शन लूँगा तो वो कैसा दिखेगा? प्लेन दिखेगा? लाइन दिखेगी तुमको? प्लेन दिखेगा, मतलब समझ में आई बात? तो तीसरा जो वेव फ्रंट हमारे पास हो सकता है वो होगा प्लेनर वेव फ्रंट। ठीक, समझ में आई बात? तो 3 टाइप के वेव फ्रंट यहाँ पे पॉसिबल हैं। पहला कैसा है? स्फेरिकल, दूसरा क्या है? सिलेंड्रिकल, तीसरा क्या है? प्लेनर। तो इसमें ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इसमें क्या देखें कि जो लाइट है वो इस सोर्स से सारे तरफ फैलेगी। ठीक है, जैसे लाइट फैलती है किसी भी पॉइंट से, ठीक है ना। तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये हमने देखा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट पे क्या है भाई कि आगे ऊपर नीचे तो नहीं जा रही है, बट बाकी सारे डायरेक्शन में ये फैल रही है। ठीक है, तो इसमें अपना जो शेप होगा वो एक बहुत ही बढ़िया रेक्टेंगुलर स्लिट से आएगी लाइट, तो ऐसा फील हो सकता है। रेक्टेंगुलर स्लिट मतलब यहाँ मैं एक तो कैसे कट लगा देता हूँ, इससे लाइट निकलेगी, तो रेक्टेंगुलर कैसे निकलेगा? अरे निकलेगा तो ऐसा वेव फ्रंट ना बेटा, क्योंकि यहाँ चारों तरफ फैलेगी लेकिन ऊपर नीचे नहीं फैल पाएगी बस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लेनर वेव फ्रंट का तो तुम लोग को समझ में आ गया। क्या समझे? कि भाई अपन जब इससे बहुत दूर चले जाएं और उसका एक छोटा सा पार्ट लें तो हमको वो प्लेन जैसा दिखाई देगा। तो प्लेन में जो लाइट है वो कुछ इस टाइप की हम लोग को फील होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर फ्लो होती हुई, जाती हुई, ट्रैवल करती हुई, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब इसमें जो लाइट है ना वो हर तरफ जाएगी, इधर भी 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 जाएगी। इसमें लाइट किधर जाएगी? अगर इसको मैं सेंटर मानूं तो इधर भी जाएगी, 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 सब तरफ जाएगी, बस ऊपर और नीचे नहीं जाएगी। इसमें क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगी, क्योंकि देखो ना इसका अगर बहुत दूर जाओगे तो बस एक ठो यही दिखेगा ना उसके लिए, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आई बात? बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब देखो ऐसा है कि तुम लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि चाहे वेव फ्रंट का साइज कुछ भी हो, चाहे वेव फ्रंट का साइज शेप कुछ भी हो, जो मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो लाइट है ना वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो लिख लो एक शब्द, क्या लिखोगे? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगी लाइट, इसीलिए हमने यहाँ पे देखो जितने भी डायरेक्शन ड्रॉ किए ये सारे भाई साहब, ये तो किसी भी पॉइंट पे लोगे तो क्या मिलेगा? टेंजेंट। ये देखो टेंजेंट, तो यहाँ से जो भी निकलेगा रेडियली वो क्या रहेगा? उसका परपेंडिकुलर ही रहेगा। सिलेंडर में भी वही हो रहा है ना, और प्लेन वाले में तो मैंने बताया ही परपेंडिकुलर ही होगा, और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो अब तुम लोग जानना चाहोगे कि व्हाट इज अ रे। ये जो हम लोग बोलते हैं लाइट रे है, लाइट रे, जो वेव जब डायग्राम बना रहे थे लेंस का, मिरर का, तो रे यूज करते थे ना। सो व्हाट इज दैट रे? वो रे होती ही क्या है? तो वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर जो अपन लाइन ड्रॉ करते हैं ना, उसी को रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे। तो लिख सकते हो एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड अ रे। ठीक है, बुक में लिखा है, घर जाके आराम से लिख सकते हो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसा है कि लाइट जो है ना ये हमेशा जिधर लाइट जा रही है उधर ही पॉइंट करेगी। ये जो रे है, रे का जो डायरेक्शन होगा पॉइंट करने का, रे हम लोग कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे ये एक रे है, ये एक रे है, ये एक रे है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? जिधर लाइट जा रही होगी उधर। ठीक, तो हम लोग दो चीज़ें बोल सकते हैं। क्या? पहला कि लाइट जो है हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी, और दूसरा ये कि भाई किसी भी डायरेक्शन में जाओ, अगर ये मैंने एक वेव फ्रंट देखा तो दूसरा वेव फ्रंट कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो मैं इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट पे जाना चाहता हूँ, तो मैं इस रे के अलोंग जाऊँ, चाहे इस रे के अलोंग जाऊँ, चाहे इस रे के अलोंग जाऊँ,
डिस्टेंस तो सेम होगा ना, मतलब टाइम सेम लगेगा ना, क्योंकि लाइट की स्पीड तो वही होती है c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है कि नहीं। अब प्लेन वेव फ्रंट के केस में क्या होगा कि लाइट जो है वो सब पैरेलल रेज मिलेंगी हम लोग, कैसे मिलेंगी, पैरेलल रेज, समझ में आई बात। तो ये जो ग्रुप है, ये सारे पैरेलल रेज ये ग्रुप बना रहे हैं ना, तो इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ बीम ऑफ लाइट। तो क्या लिख सकते हो तुम लोग, अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो ये तो प्लेनर था, कुछ दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है उसको थोड़ा एनालाइज करना चाहेंगे। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट दो टाइप का हो सकता है, ये डिपेंड करेगा लाइट के प्रोपोगेशन पे, है ना। देखो एक चीज़ क्या पॉसिबल है कि हमारा लाइट जो है वो कुछ ऐसा जाए, देखो कैसा, ये है मान लो सोर्स, ठीक है, और सोर्स से हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो हमारा लाइट कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, मैं इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो वे एक मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये वेव फ्रंट कैसा हो रहा है, ये फैल रहा है ना, तो ये डाइवर्ज हो रहा है ना, समझ में आई बात। अब एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि भाई हम जो है, हमारा जो लाइट रे है किस टाइप से आ जाए, वो उस पॉइंट की तरफ आ जाए, तो ऐसा हो सकता था, ये ठीक है। तो इसमें जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। सो इस वेव फ्रंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें लाइट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग, और ये जो है जिसमें ये अवे जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग, समझ में आई बात। तो वेव फ्रंट जो है ये स्फेरिकल के केस में ही सिर्फ कन्वर्ज हो सकता है या फिर डाइवर्ज हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल देखेंगे। तो हाइगन्स प्रिंसिपल जो है ना, ये वेव थ्योरी का वो है माई बाप, मतलब यही वो बेसिस है जहाँ से वेव थ्योरी की शुरुआत हुई है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बताता है कि मीडियम में वेव फ्रंट ट्रैवल कैसे करता है, कैसे वेव फ्रंट प्रोपोगेट करता है। तो हाइगन प्रिंसिपल के हिसाब से ये बोलता क्या है कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी वेव फ्रंट खुद का जनरेट करता है। मतलब वेव फ्रंट पे अगर हम किसी भी पॉइंट को लेंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो एक सेकेंडरी वेव खुद की जनरेट कर रहा होगा, और उन वेव्स को अगर कुछ टाइम बाद अपन ऐड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा जो अगला वेव फ्रंट होगा उसका। समझ में आई बात। तो इस प्रिंसिपल के लिए उसने कई सारे एजम्पशन लिए। पहला ये कि जो हर पॉइंट है वेव फ्रंट पे वो एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर ये मेरा लाइट सोर्स है तो यहाँ से अगर मेरा ये पहला वेव फ्रंट मिला तो इस पे जितने भी ये पॉइंट्स हैं ना, ये सारे एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और ये अपना खुद का वो वेव जनरेट करेंगे, सेकेंडरी वेव्स जिनको अपन बोलेंगे। प्राइमरी कौन जनरेट कर रहा है, जो अपना सोर्स है वो। तो दूसरा इसमें क्या अपन लिए कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगी ना, वो हर डायरेक्शन में जाएंगी और उस मीडियम में जो स्पीड होगी लाइट की उस स्पीड से वो ट्रैवल करेंगी। और तीसरी चीज़ ये कि जो नया वेव फ्रंट अपने को कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा वो होता है फॉरवर्ड एनवलप। मतलब आसान शब्दों में यहाँ पे जो वेव निकली होगी ऐसे, इन सब का ये जो फॉरवर्ड ऐसे जोड़ोगे ना पॉइंट, टेंजेंशियल पॉइंट, तो अपने को जो एनवलप मिलेगा, इनक्लोजर मिलेगा, वो अपना अगला वेव फ्रंट होगा। क्या ये बात समझ में आई। तो अगर इसको अपन हाइगन्स कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें, मतलब कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, तो वो ऐसे हुआ था कि देखो ये हमारा मान लो दोनों के लिए देखेंगे, पहले एक स्फेरिकल के लिए देखते हैं। तो ये अपना ए बी वेव फ्रंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लेनर के लिए भी देख लेते हैं, तो ये अपना ए बी है, ठीक। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मेथड से अपन फाइंड कर रहे हैं कि वेव फ्रंट की अगली पोजीशन क्या होगी और उसका शेप कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद यहाँ से वेव आगे बढ़ेगी, ठीक है, और ये वेव फ्रंट के जितने पॉइंट्स हैं वो क्या करेंगे,
मैं सारे पॉइंट्स तो नहीं ड्रॉ कर सकता, बट अपन कुछ पॉइंट्स को यहाँ ले रहे हैं। तो ये सारे कर क्या रहे होंगे, ये अपना वेवलेट जनरेट करेंगे, हर एक पॉइंट अपना अपना करेगा, ठीक है ना, ऐसा अपन एज्यूम कर सकते हैं। तो अब इसके अपन फॉरवर्ड एनवलप को ये देखेंगे, ये इसका फॉरवर्ड एनवलप है। सो ये अपना नया वेव फ्रंट होगा जो कि होगा CD, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ये सबकी तो इक्वल होगी, ठीक है। और वो कितनी होगी भाई, अगर अपन माने हैं कि टाइम t है, टाइम t लगा यहाँ से यहाँ होने में वेव फ्रंट को, तो लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है c, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस वो होगा वो कितना होगा, ct। क्या ये बात समझ में आई। तो ऐसे ही प्लेनर वेव फ्रंट के लिए भी होगा कि यहाँ पे एक, ये अगला वेव, ये अगला पॉइंट, ये अगला पॉइंट, तो इन सब का अपन ज्वाइन करेंगे तो ये अपने को CD मिलेगा, जो कि क्या होगा, इसका वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t, जो नया पोजीशन और नया शेप है। अब तुम लोग सोचोगे कि क्या ये पीछे वाला भी तो है ना, सो क्या ये जो पीछे है इसको मान लेते हैं EF, क्या ये एक वेव फ्रंट हो सकता है, इसकी वजह से जनरेट हुआ। सो बिल्कुल नहीं, आंसर इज अ बिग बिग नो। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि बैकवर्ड में ये पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट लोग इसको कैसे प्रूव किए, इसको प्रूव किए थे कि भाई जो एनर्जी होती है इसकी, जो एम्पलीट्यूड होता है वेव का, उन्होंने प्रूव किया था कि वो एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल होता है 1 + cos थीटा के, ठीक है। और थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच का, तो जो पॉइंट अपन ले रहे हैं उसका और जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है। रे जिस पॉइंट पे अपन ले रहे हैं, इस पॉइंट से जो रे निकल रही है ये, और जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं उनका डायरेक्शन है ये, ठीक। सो अगर अपन पीछे की वेव के लिए देखें तो थीटा को पीछे यहाँ ऐसी ना होके ऐसा होना पड़ेगा, तो जो थीटा है वो 180 हो जाएगा। थीटा जो है वेवलेट अपने को इधर मिली है और रे ऑफ लाइट ऐसी है, तो दोनों के बीच का एंगल। अब अगर पीछे देखोगे तो अपने को 180 लेना पड़ेगा, और थीटा अगर 180 होगा तो cos थीटा कितना होता है, -1, तो -1 + 1 0 होगा ना, तो पीछे जितने भी वेव्स होंगे उनका एम्पलीट्यूड 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंडरी सोर्स है वो पीछे कोई भी वेव फ्रंट जनरेट नहीं करेगा, वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगा। क्या ये बात समझ में आई। अब हाइगन प्रिंसिपल को एक बार फिर से देखें तो यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स हैं, इन सब जो वेवलेट जनरेट कर रहे होंगे, इन सारे वेव्स का वेक्टोरियल सम हमको नया वेव फ्रंट देगा, जो अगले टाइम t के बाद हमको दिखाई देने वाला है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हाइगन्स प्रिंसिपल है। सेम केस यहाँ पे भी है कि ये पीछे वाले का सबका एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया हाइगन्स प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये जो एंगल हम लिए हैं ना थीटा, वो जिस पॉइंट पे ले रहे हैं वहाँ से रे जिधर जा रही है वो, और सेकेंडरी वेव फ्रंट का डायरेक्शन कहाँ है, इससे किधर है सेकेंडरी वेव फ्रंट, उन दोनों चीज़ों के बीच का एंगल है। इस पर कभी मैथमेटिकल तुमको कुछ नहीं पूछेगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है ये, ठीक है। तो अब हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल के हिसाब से जो बेसिक 2 लॉ हैं, मतलब एक रिफ्लेक्शन के लिए है और एक रिफ्रैक्शन के लिए है, तो दोनों के अपन प्रूव करेंगे। कितने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। तब इसमें ऐसा है भाई कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये धरती है, धरती पे हमारा एक कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ऐसे एज्यूम करना। सो लेट अस एज्यूम दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये मेरा प्लेनर वेव फ्रंट है, जो आया ऐसे टकराएगा और फिर ऐसा होके चला जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को अपन यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं मान रहा हूँ कि ये मेरा एक्स वाई जो है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक। ये मेरा प्लेन है, मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिस पे रिफ्लेक्शन होने वाला है। अब इस पे ये ए बी वेव फ्रंट आके टकराया, ये वेव फ्रंट कौन सा है, ये है ए बी, ये आके इस पे टकराया है। ये जो लाइट रहे ये यहाँ से ऐसे आएगी, ठीक ना, और यहाँ से ऐसे। सब ध्यान से देखो, ये पॉइंट एस मान लो, यहाँ पे नॉर्मल ये होगा, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अब क्या होगा,
ये वाला पार्टिकल यहाँ टकरा चुका है, फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ वाला पार्टिकल आके टकराएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ वाला, थोड़ी देर बाद यहाँ वाला, फिर यहाँ 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 यहाँ, ऐसे ही टक 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 करके टकराते जाएंगे और इस लाइन के अलॉन्ग सब लोग टकरा जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं सी है। अगर ये पॉइंट अगर सी है तो यहाँ से क्या होगा फिर कि सारे पार्टिकल्स आएंगे, ऐसे टकराएंगे और फिर ऐसे निकल जाएंगे। तो हमको जो वेव फ्रंट दिखने वाला है यहाँ पे वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये सी डी वेव फ्रंट जो है वो क्या है, वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव फ्रंट दिखेगा वो ये वाला दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा है कि ये लाइट इस रास्ते से जाएगी और ये लाइट आई वो ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इसको मेरे को सॉलिड बनाना चाहिए था। ये लाइट आई इधर से गई, ये लाइट आई ऐसे निकल गई। ठीक है, मैंने दो लाइट रेज ड्रॉ की हैं वेव फ्रंट के एंड्स पे, बाकी सबको हमने ड्रॉ नहीं किया है। बाकी यहाँ से हर एक आएगा ऐसे 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 और यहाँ से टकरा के ऐसे ऐसे निकलता जाएगा। ऐसे तुम लोग सोच सकते हो, बट एक्चुअली ऐसा तो होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपन तो हाइगन्स प्रिंसिपल ले रहे हैं ना। तो हाइगन्स प्रिंसिपल में क्या हो रहा होगा, हाइगन्स प्रिंसिपल में ये हो रहा होगा कि यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, फिर ये अपना वेवलेट जनरेट करेगा, फिर ये दूसरा वाला अपना करेगा, फिर अगला पॉइंट करेगा, फिर अगला पॉइंट करेगा, फिर अगला पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिलेगा इस तरीके से बी से सी में कंटिन्यूसली जो मतलब पॉइंट्स हैं वो अपना सेकेंडरी वेव जनरेट करते जाएंगे, सेकेंडरी। ठीक है, तो हर पॉइंट पे हम लोग को सेकेंडरी वेवलेट्स जो ग्रो करते दिखेगा वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल होगा और वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता जाएगा और इस टाइम में जो डिस्टर्बेंस है वो ए से सी तक शिफ्ट हो चुका होगा, ए से सी तक शिफ्ट हो चुका होगा। तो क्या होगा कि सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं बी से वो तब तक वहाँ पे डी पॉइंट तक पहुँच गई होंगी और वो एक हेमिस्फेरिकल शेप ले चुकी होंगी। कैसा शेप ली होंगी, हेमिस्फेरिकल शेप। तो यहाँ पे देखेंगे अगर अपन तो ये जो बी सी होगा और ये जो ए सी बी सी जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा, बी डी मतलब जितने देर में ये ए पॉइंट पे जो पार्टिकल था वो सी पे पहुंचेगा या ए पॉइंट पे जो वेव थी वो सी पे आएगी, उतने टाइम में ये जो बी है वो डी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी डी और अगर मैं टाइम टी मानूँ तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सी टी, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम टी। ठीक है कि नहीं। तो अगर अपन सी डी जो है उसको ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, जो डिस्टर्बेंस अपने को मिला है उसका अपन आउटर एनवलप कवर करेंगे, वो आउटर एनवलप अपने को क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा। क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना नया जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो अगर अपन मान लें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे तुम लोगों को दो ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या, ए बी सी और डी सी बी दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी सी बी दिख रहा है सबको। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो तो बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन है। ठीक है ना, उसके अलावा ये वाला जो एंगल है तो 90 डिग्री होगा ना और यहाँ ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये लाइट रे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। ठीक है कि नहीं, बताओ। अच्छा, और बी सी तो कॉमन मिल गया और एक और अपने को कुछ मिलेगा, एक और अपने क्या मिलेगा भाई,
कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, अपन ऊपर लिखे ही हैं। हाँ बहुत बढ़िया। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो ये क्या हुआ, साइड एंगल साइड। तो बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल ए बी सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी बी से। ठीक है, बाई सी पी सी टी अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। ठीक है कि नहीं। अब ए बी सी जो है वो डी सी बी के इक्वल है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं क्या आई इज इक्वल टू आर। यहाँ से अपन को मिलेगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये समझ में आया ना कैसे हुआ। आया एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 है ये, और यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये आई है, तो ये 90 माइनस आई होगा, तो ये फिर आई हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसलिए आई, और वैसे ही सेम आर यहाँ पे प्रोपोगेट करके पहुँच जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आर मिलेगा। बात समझ में आई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ हो गया। अब दूसरे लॉ की बात करें तो क्या होना चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सेम प्लेन में होना चाहिए। तो हमने क्या एजम्पशन लिया था, हमने एजम्पशन लिया था कि ये अपन का धरती है और ये अपना रिफ्लेक्टिंग वो है, तो इस पर हमारा लाइट वेव आया, इस पर ये लाइट वेव आया, ये मतलब वेव फ्रंट आया। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट जो होगा वो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो ये जो रे होगी वो ऐसी होगी, यहाँ जो नॉर्मल होगा वो ऐसा होगा, और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहाँ से निकल रहा होगा वो कुछ जो आया ऐसा, तो ऐसा निकलेगा, और इसका जो रे होगा वो भी ऐसा होगा, तो वो होगा तो इसी प्लेन में ना। हाँ, तो यही ना प्रूव करना था सेकेंड नियम जो है रिफ्लेक्शन का, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को। तो ये था वेव थ्योरी के हिसाब से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे वेव थ्योरी के हिसाब से। तो अब हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे वेव थ्योरी के हिसाब से। तो इसमें क्या करना है भाई, इसमें अपन मान लेते हैं कि ये एक जो लाइन है हमारी, ये दो मीडिया को अलग करती है। इधर अपना रेयरर मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है, और इधर अपना डेंसर मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 है। ठीक है, तो ये डेंसर है, ये रेयरर है, कोई दिक्कत इसमें। सो ये वेव फ्रंट आया, ऐसा आएगा। ठीक है, अब वेव फ्रंट के साथ क्या होगा भाई, यहाँ वाला जो है, ये जो ये वेव फ्रंट अगर है ए बी, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये नॉर्मल बन गया, ये अपनी रे आई, और ये इधर से रे आई। ठीक, ये एस ले लेते हैं। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो ये आई है, तो ये 90 माइनस आई, तो ये फिर से आई। ठीक, यही प्रिंसिपल पिछले बार भी यूज हुआ था। तो अब क्या होगा, देखो ऐसा है कि लाइट की स्पीड इसमें और इसमें अलग है, लाइट की स्पीड इसमें और इसमें अलग है। तो ये तो यहाँ तक ऐसा आएगा, बट होना क्या है तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने वाला है। तो उसका रीज़न क्या है, तो पहले तो ये लिख लेते हैं कि v2 इज स्मॉलर देन v1। ठीक है, स्पीड रेयरर मीडियम में ज़्यादा होती है। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट अपना आया, और अब क्या होगा, ये अगर स्पीड है तो ये कितना ट्रेवल करेगा, v1t। ठीक, हाँ या नहीं। टी टाइम की बात करते हैं, उसी टी टाइम में यहाँ जो भाई साहब होंगे वो v2t ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं v2t डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब यहाँ पे जो वेव फ्रंट होगी वो कुछ ऐसा मिलेगा अपने को। अच्छा नहीं बना,
ठीक है, ये डी है, ये पॉइंट सी है। समझ में आई बात? अब ये बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ दिख नहीं रहा है, बट मुड़ा है, फील ले पा रहे हो हल्का सा? ठीक है, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है अभी? तो इसका भी वही एक्सप्लेनेशन है कि जो वेव फ्रंट है वो पहले ये पॉइंट पे गिरेगा, उसके बाद उसके आगे वाले पॉइंट सी की तरफ आगे अलग अलग पॉइंट पे गिरता जाएगा। और हाइगन प्रिंसिपल के हिसाब से एसी पे रखा हुआ हर पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेगा, जो सेकेंड मीडियम में v2 की स्पीड से ग्रो करते रहेंगे। ठीक है, अब अगर टाइम t लगा उसको b से c आने में, तो वो bc जो डिस्टेंस होगी वो v1t होगा, और उसी टाइम पे जो डिस्टर्बेंस होगा b पॉइंट का वो c पे पहुंचेगा, और जो सेकेंडरी वेवलेट होगा a पॉइंट का वो तब तक ad डिस्टेंस तक एक्सप्रेड हो चुका होगा। तो ad पे ऐसे मतलब समझ रहे हो, ऐसे एक स्फीयर होगा, ऐसा ऐसे ऐसा, तो उस स्फीयर के हम एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किए तो हमको ये CD वेव फ्रंट मिला। क्या ये बात समझ में आई? तो ये अपना रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको ले लेते हैं, ये R एंगल है मान लो क्या होगा यही, क्योंकि अब तुम यहाँ ड्रॉ करोगे फिर घुमा फिर जाओगे वहीं मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करें? अब देखो I और R तो मिल गया, तो ट्रायंगल ABC में अगर देखोगे तो एंगल BAC जो होगा उसका साइन लो, साइन I और साइन R चाहिए ना अपने को, तब तो अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे आसान भाषा में। तो साइन R के लिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे, साइन I के लिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो अगर अपन देखें ट्रायंगल ABC में, तो साइन I कितना होगा बताओ? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा भाई? B पे परपेंडिकुलर है तो वहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगा v1t, और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? AC। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? v1t अपॉन AC। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अब दूसरा ट्रायंगल अपने को R के लिए चाहिए, तो अपन ट्रायंगल ADC में देख सकते हैं। तो इसमें अपन साइन R अगर लिखेंगे तो बताओ कितना होगा? परपेंडिकुलर कहाँ पे है? पॉइंट D पे। कहाँ पे है? पॉइंट D पे है। तो अब बताओ v2t अपॉन, हाँ आगे AC की DC? AC। ठीक है, तो ये कितना होगा? v2t अपॉन AC। समझ में आई बात? तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपन साइन I बाई साइन R निकाल सकते हैं। तो साइन I बाई साइन R कितना होगा बताओ? साइन I अपॉन साइन R कितना होगा? v1t अपॉन AC डिवाइड बाई v2t अपॉन AC। तो ये AC स्वाहा हो जाएगा, t स्वाहा हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा? v1 बाई v2। हमको क्या मिलेगा? v1 बाई v2। ठीक है, और यही अपना किसके इक्वल होगा? 1 μ2 के। किसके इक्वल होगा? 1 μ2 के। समझ में आई बात? और इसी ये तो अपना स्नेल्स लॉ था, तो हो गया प्रूफ स्नेल्स लॉ कि साइन I बाई साइन R इज कांस्टेंट। तो स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। तो स्नेल्स लॉ प्रूफ होते ही अपना क्या हुआ? पहला लॉ हो गया रिफ्रैक्शन का। दूसरा लॉ चाहिए इसमें। दूसरा लॉ क्या होता है भाई कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल वर्स लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये वही वाली बात है, अगर अपन इसको मान लें अपना प्लेन, ये अपना रिफ्रैक्शन करा रहा होगा, तो ऐसे आएगा, मान लो वेव फ्रंट ये आया। ठीक है, तो जो रे होगी वो कैसी होगी? ऐसी होगी ना, तो सब रे इसके प्लेन में आएगी, नॉर्मल भी इसी प्लेन में आएगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद इस दीवार के उस पीछे जाके देखोगे तो भी तुमको क्या मिलेगा? उसी प्लेन में मिलेगा रिफ्रैक्टेड रे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब अगर तुम लोग इसको, ये क्या था? रेयरर से डेंसर। अगर डेंसर से रेयरर में देखोगे तो डेंसर से रेयरर के लिए क्या होगा? मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम है और ये अपना रेयरर मीडियम है। ठीक है, और यहाँ पे डेंसर में स्पीड v1 है और रेयरर में स्पीड v2 है। तो ये अपना वेव फ्रंट मान लो आया। ठीक है, तो ये यहाँ तक आएगा। अब क्या होगा? ये स्पीड जितने टाइम में यहाँ आएगा उतने टाइम में ये भाई साहब आगे निकल चुके होंगे। ठीक है,
तो वेव फ्रंट अपने को ऐसी मिलेगी, समझ में आई बात। तो ये अपना रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा, ये डिस्टेंस, यहाँ स्पीड क्या है v2t और ये कितना होगा v1t। फिर प्रूव करोगे ये I है ये R है, तो साइन I बाई साइन R तुमको क्या मिलेगा, फिर से वही मिलेगा साइन I बाई साइन R, कितना मिलेगा 1 μ2। तो ये कांस्टेंट है, तो ये अपना डेंसर से रेयर और मीडियम के लिए भी हो गया। ठीक है, तो दोनों में एक ही है, कोई खास इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम टाइप का डेरिवेशन है। ठीक है, तो अब हम लोग देखो ऐसा है कि रिफ्रैक्शन देखें, तो रिफ्रैक्शन में हमारा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड का क्या इफेक्ट है ये जानना है हम लोगों को। तो लेट अस एज्यूम कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जो रेस्ट पे है, और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो किसी दूसरे मीडियम में है लेकिन वो भी रेस्ट पे है। ठीक है, नहीं तो डॉपलर इफेक्ट आ जाएगा। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि रिलेटिव मोशन नहीं है, क्लियर है, ना तो दोनों मीडियम मूव कर रहे हैं और ना तो सोर्स और ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइट को सोर्स से ऑब्जर्वर पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा और वो टाइम फिक्स होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इस बात से। तो अगर अपन एज्यूम करें कि जो सोर्स है वो एक वेवफ्रंट इमिट कर रहा है हर टाइम इंटरवल कैपिटल टी में, मतलब हर कैपिटल टाइम टी बीतने पे जो सोर्स है वो एक वेवफ्रंट फेंकता है। ठीक है, तो जो अपना ऑब्जर्वर होगा वो किस फ्रीक्वेंसी से वेवफ्रंट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या रीच नोटिफाई करेगा। मान लो कि भाई मेरे को, हाँ वेवफ्रंट मेरे को मिल गया, तो वो वेवफ्रंट किस फ्रीक्वेंसी से पहुंचेगा, रिसीव होगा, तो वो इस फ्रीक्वेंसी पे होगा कि नहीं। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, यही फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जर्वर अपना वेवफ्रंट इमिट कर रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, चाहे मीडियम 1 हो चाहे मीडियम 2 हो, उसको कोई फर्क पड़ता है नहीं। अब अगर अपन मान लें कि मीडियम 1 में स्पीड v1 थी, मीडियम 2 में स्पीड v2 थी और λ1 λ2 उनके वेवलेंथ थे, तो हम लोग सबसे पहली चीज़ तो ये जानते हैं कि अपन μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 लिख सकते हैं। ये सिनेल्स लॉ से आया है, इसमें कोई दुख दर्द की बात है नहीं। ठीक, अब v को अपन क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे लैम्डा है और 1 अपॉन टाइम को अपन फ्रीक्वेंसी लिखें, तो इसको अपन न्यू λ1 और इसको अपन न्यू λ2 लिख सकते हो। तो लैम्डा से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन वेवलेंथ पे पड़ेगा, मतलब म्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लैम्डा जो अपना वेवलेंथ है इस पे फ़र्क पड़ेगा। तो वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, और म्यू, अच्छा म्यू, सॉरी μ2 बाई μ1 होगा ना, उल्टा होता है ना, 1 μ2 लिखते हैं अगर 1 से 2 गए, तो यहाँ 2 से 1 की बात कर लिए, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक, तो ये बात समझ में आई। तो लैम्डा जो है, जो वेवलेंथ है लाइट का, वो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है, और फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, जो फेज स्पीड है, जिस स्पीड से वेवफ्रंट ट्रेवल कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आई। तो अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो हमारा वेवफ्रंट है ये कैसा बिहेवियर दिखाने वाला है अगर उसको तुम एक प्रिज्म से पास कराओ, एक लेंस से पास कराओ, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों लेंस हो सकती है। मिरर से पास कराने का कोई मतलब वैसे है नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा। अपन रिफ्लेक्शन की बात नहीं, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले प्रिज्म से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। तो ये हमारा प्रिज्म है और ये हमारा वेवफ्रंट आया, तो वेवफ्रंट आएगा यहाँ पे टकराएगा, और ये वेवफ्रंट जो यहाँ से घुसेगा, तो ये दोनों वेवफ्रंट में होने क्या वाला है, ये जो दूसरा वाला नीचे है, मान लेते हैं अगर ये वेवफ्रंट अपना ABC है, तो ये जो ABC तीनों पॉइंट हैं वेवफ्रंट के, ये तीनों मीडियम में अलग अलग समय व्यतीत करेंगे। C सबसे ज़्यादा करेगा, B उससे थोड़ा कम, और A सबसे कम। A तो लगभग करेगा ही नहीं बोल सकते हो, क्योंकि टिप पे जाके मिला और निकल लिया आगे। तो इसका मतलब क्या है कि A तो सबसे कम स्लो हुआ होगा, है ना, हाँ या नहीं, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए है। लेकिन C का सबसे ज़्यादा स्लो हुआ होगा, तो इसका मतलब C वाला यहाँ से ऐसे निकलेगा और उतने में ये ऐसा निकल जाएगा।
तो हमको जो वेव फ्रंट है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये अब ए डैश बी डैश सी डैश है, समझे? तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये अपना रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। सर बी क्या है बात? हाँ, बी बीच का पॉइंट है वेव फ्रंट का। पॉइंट ऑन वेव ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट जो है वो प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होके टिल्ट हो गया, टेढ़ा हो गया। ठीक, अब अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस होता, कॉन्वेक्स लेंस होता तो कॉन्वेक्स लेंस है ये, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर कैसा होता है, कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है, ठीक है ना। सो ये 3 पॉइंट्स आए। अब ये तीनों पॉइंट्स को ऑब्वियस सी बात है ऐसा कुछ करा रहा होगा, तो हमको वेव फ्रंट ऐसा मिलने वाला है, समझे? तो अगर ये है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ मिलेगा ए डैश, यहाँ मिलेगा बी डैश, यहाँ मिलेगा सी डैश। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा होगा, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो बी वाला है वो सबसे ज़्यादा टाइम मीडियम में स्पीड स्पेंड करने वाला है, तो बी की स्पीड सबसे ज़्यादा कम हुई होगी, है ना, मतलब और ए और सी वाले थोड़ा कम टाइम मतलब कम स्पीड कम करे होंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे अपने को एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा, ठीक। अच्छा, अब अगर अपन बात करें मिरर की भी बात कर सकते हैं वैसे ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा मिरर में। कॉन्वेक्स होता तो ये कैसा बनता, ये जो लेंस है कॉन्केव लेंस होता अगर, तो ये वेव फ्रंट ऐसा मिलता, क्योंकि वो डाइवर्जिंग है, ठीक है ना, तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉन्केव मिरर को बनाता हूँ। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा वेव फ्रंट है, ये ए, ये बी, ये सी, ये गया, ये गया, ये गया, ये क्या करेगा, जा भाई फोकस से, जा भाई फोकस से। तो ये जो जा रहे हैं ये ऐसा आ रहे हैं, ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा वापस भेज देगा, ये ऐसा जाएगा और फिर इसको ऐसा भेज देगा, तो ये ऐसा। तो हमको दिखेगा क्या, हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या, ठीक है। तो फिर से हमको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा दिखाई देगा, स्फेरिकल। समझ में आई बात? अब यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट बी है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि वो सबसे दूर जा रहा है, खुद देख लो, इन दोनों के कंपैरिजन में ये सबसे दूर जा रहा है कि नहीं, तो इसलिए ये बी वाला जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ए और सी जो है वो उससे उसके कंपैरिजन में कम डिफ्लेक्ट हुए होंगे, कम रिफ्लेक्ट हुए होंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो बी पॉइंट का हो रहा है वो 180 डिग्री रिफ्लेक्शन है, लेकिन ए और सी का 180 से तो कुछ कम ही है। समझ में आई बात? तो यहाँ रिफ्लेक्टिंग जो है वो अपने को कैसा मिला, यहाँ पे जो वेव फ्रंट है ये किस टाइप का है, ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है, ठीक है। यहाँ भी कन्वर्जिंग है। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो वेव फ्रंट डाइवर्जिंग मिलता, अगर ये कॉन्केव लेंस होता तो वेव फ्रंट हमको डाइवर्जिंग मिलता। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एंजॉय करो।